Good morning, students. Welcome all of you. We are taking SFM, AFM and continuing with bond valuation जो हमने लास्ट क्लास में किया था. मैंने आप लोगों को कुछ बॉन्ड वैल्यूएशन के बेसिक्स बताए थे और उससे पहले मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में कुछ बताया था. स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज आप अपने पास कैलकुलेटर ज़रूर रखेंगे बिकॉज आज कैलकुलेशन का काफ़ी काम होगा. सो यू नीड टू बी हैविंग कैलकुलेटर्स विद यू. So if you have not yet keeping calculator with you, so please quickly go and bring calculator for yourself. So students, we are continuing with bond valuation. हमने लास्ट क्लास में बॉन्ड वैल्यूएशन के बारे में बड़ी बेसिक्स डिस्कस किए थे. मैं फिर भी आपसे चाहूँगा कि थोड़े थोड़े बेसिक्स आप लोगों को 2 मिनट के लिए रिव्यू करवा दिया जाए. व्हाट इज़ बॉन्ड? बॉन्ड इज़ अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. इट इज़ अ काइंड ऑफ डेट which is issued by the company or at times by the central government or maybe state government. Bond बहुत हद तक डिवेंचर्स की तरह ही होता है. इट इज़ वेरी सिमिलर टू डिवेंचर्स. इनफैक्ट बॉन्ड और डिवेंचर्स को हम ऑलमोस्ट एज सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं. बॉन्ड्स पर हमें कूपन रेट मिलता है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरेस्ट रेट. और जो इंटरेस्ट रेट होता है दैट इज़ फिक्स्ड परसेंटेज. दिस फिक्स परसेंटेज इज़ कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. फेस वैल्यू पे हम इसे कैलकुलेट करते हैं. बॉन्ड्स जिन लोगों को इशू किए जाते हैं वो बॉन्ड होल्डर्स कहते हैं. उन्हें बॉन्ड होल्डर्स कहते हैं. जिस तरह से डिवेंचर्स जिन्हें इशू किए जाते हैं उन्हें डिवेंचर होल्डर्स बोलते हैं. इसी तरह से इन्हें बॉन्ड होल्डर्स बोलते हैं. इन लोगों के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता. दे डोंट पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स. दे आर ओनली बॉदर्ड अबाउट देयर फिक्स्ड इंटरेस्ट अमाउंट. बॉन्ड्स can be issued at par, it can be issued at premium also, it can be issued at discount also. Bonds जो भी कंपनी जनरली इशू करती है उसके लिए बॉन्ड होल्डर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और उस कॉन्ट्रैक्ट में सारी टर्म्स पहले से ही तय हो जाती हैं कि बॉन्ड पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, कितने पीरियड का मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल 3 months में मिलेगा, 6 months में मिलेगा, ईयरली मिलेगा. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट. बॉन्ड की रीपेमेंट कब होगी. बॉन्ड के अगर इंटरेस्ट है तो उस पर टैक्स की डिडक्शन होगी या नहीं होगी. अगर होगी तो कितने अमाउंट की इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स की डिडक्शन होगी. जैसे आप लोग पढ़ते भी हैं कि बॉन्ड इंटरेस्ट पे टैक्स डिडक्शन होता है. सो दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स विच आई टॉट यू इन B1. मैंने बेसिक्स को B1 से दिया था. अगर आप लोगों को याद हो, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमने बॉन्ड जब शुरू किया था तो बताया था ये एक तरह से डेट इंस्ट्रूमेंट है. सो टुडे वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग थ्योरी ऑल्सो. आपके सामने स्क्रीन पे थ्योरी भी आ रही होगी. व्हाट आर बॉन्ड्स? दीज आर नेगोशिएबल प्रॉमिसरी नोट्स. That means there are two parties, one promisor and the other promisee. The promisor is a company who is issuing debentures and promisee is a investor. Investor promisee है हमारा यहाँ पे. These are generally issued by companies, but as I told you, it can be issued by government also. और मे बी गवर्नमेंट एजेंसीज. गवर्नमेंट एजेंसीज का मतलब जैसे हो गया जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में आती हैं वो भी इशू कर सकती हैं. पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी इशू कर सकती हैं, गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी भाई इशू कर सकती हैं. बॉन्ड्स कैन बी सिक्योर्ड ऑल्सो, कैन बी अनसिक्योर्ड ऑल्सो. एज आई टोल्ड यू, इन द केस ऑफ बॉन्ड्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेरी मच फिक्स्ड इन एडवांस. आप पहले से ही इंटरेस्ट रेट को फिक्स कर देते हैं. बॉन्ड
is redeemable after a specified period. As I told you, it is not necessary, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने आप लोगों को बताया था कि bonds, that is a kind of debenture, पे जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे निकालना पड़ेगा. दिस वी डिस्कस लास्ट टाइम. फिर मैंने बताया था B3 में कि जो बॉन्ड्स होते हैं ये रिडीमेबल भी हो सकते हैं और इरिडीमेबल भी हो सकते हैं. वी हैव डिस्कस ऑल दिस. इरिडीमेबल बॉन्ड्स का मतलब जो कभी भी बॉन्ड्स रिडीम नहीं होंगे, मतलब रीपे नहीं होंगे. इसीलिए जब मैं आपको अभी बॉन्ड की थ्योरी अपने बुक से पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बॉन्ड रीपे हो एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. हो सकता है कि बॉन्ड्स एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम बाद रिडीम ना हो, मतलब बॉन्ड्स कभी भी रीपे नहीं होंगे, रेदर दे आर इरिडीमेबल. बॉन्ड से रिलेटेड कैश फ्लोज क्या होंगे? व्हाट आर द कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद बॉन्ड्स? द कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद बॉन्ड्स आर एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स. तो बॉन्ड्स, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, जरूरी नहीं है कि रिडीम हो, ठीक है ना. फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में B4 में बताया था, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, दैट in case of bonds, again there are two categories. One is coupon bonds and then the other is zero coupon bonds. Sometimes they are named as डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स. बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस है जीरो कूपन बॉन्ड्स और डीप डिस्काउंट बॉन्ड में. डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स में मैच्योरिटी पीरियड बहुत ज़्यादा होता है. जीरो कूपन बॉन्ड में मैच्योरिटी पीरियड थोड़ा सा कम होता है. कूपन बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मिलता है. ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स या डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है. ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स आर इशूड एट डिस्काउंट. मतलब मान लीजिए 7 साल बाद आपको डिबेंचर इशू होना है. आज अगर आपको वो इशू हो रहा है से 60 रुपीज़ पे, 7 साल बाद वो रिडीम होगा से 100 रुपीज़ पे. देन आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास देर इज़ इम्प्लाइड इंटरेस्ट. इम्प्लाइड मतलब जो दिखता नहीं है. देखिए नाम है ज़ीरो कूपन बॉन्ड, मतलब इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी देर इज़ इम्प्लाइड इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ ₹40. आपने बॉन्ड को एज अ कंपनी 60 पे इशू किया जो कि डिस्काउंट पर है और रिडीम करेंगे फेस वैल्यू पे. सो दिस इज जीरो कूपन बॉन्ड्स. यहाँ पर आपको हर साल कूपन बॉन्ड में हर साल आपको पेमेंट मिलेगी, मतलब 0 से लेके 7 ईयर्स तक का पीरियड है. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवन्थ ईयर, एवरी time you will be getting interest, and at the end of 7 years you will be getting the principal amount also. So this is what we discussed last time. ये हमने कुछ बातें पढ़ी थी. अब मैं थोड़ा और आगे लेकर चलूँगा चीज़ों को. देखिए हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में काफ़ी डिस्कशन की थी लास्ट क्लास में, और मैंने बताया था ये बुनियाद है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की. सो टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद what is going to be the fair value of a bond.
किसी भी चीज़ की फेयर वैल्यू क्या होती है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल हम बहुत जगह यूज़ करेंगे। देखिए द फेयर वैल्यू, आप प्लीज साथ साथ नोट भी करना शुरू करेंगे। द फेयर वैल्यू ऑफ एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी फाइनेंशियल एसेट, द फेयर वैल्यू ऑफ एनी फाइनेंशियल एसेट shall be equal to the present value of expected future cash flows discounted at required rate। या फिर आप बोल सकते हैं डिस्काउंट रेट, डिजायर्ड रेट। या फिर आप इसे बोल सकते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। ये सब टर्म्स मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। लेट अस अंडरस्टैंड कि मैंने क्या लिखा। द फेयर वैल्यू, मैंने लिखा द फेयर वैल्यू ऑफ एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। मतलब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी फाइनेंशियल एसेट की बात कर रहा हूँ। इट कुड बी बॉन्ड, इट कुड बी डिवेंचर विच आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू ईच अदर, इट कुड बी इक्विटी शेयर, इट कुड बी प्रेफरेंस शेयर, इन फैक्ट इट कुड बी अ प्रोजेक्ट ऑल्सो। उसकी फेयर वैल्यू क्या होगी? अब बच्चे मुझसे पूछते हैं सर फेयर वैल्यू क्या होती है? फेयर वैल्यू मतलब जो होनी चाहिए। व्हाट इज फेयर वैल्यू? व्हाट इज फेयर वैल्यू? जो होनी चाहिए। व्हाट इज फेयर वैल्यू? फेयर वैल्यू का मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू। इसके लिए कई बार ये टर्म यूज की जाती है, इंट्रिंसिक वैल्यू, द वैल्यू विच शुड बी द रियल वैल्यू ऑफ एन एसेट। जो होनी चाहिए, जो है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? उसकी मार्केट में क्या वर्थ होनी चाहिए। आप मार्केट गए, आपने कहा सर वी वॉन्ट टू बाय अ कैलकुलेटर, यू वेंट टू द शॉप, ही टोल्ड यू दैट दिस कैलकुलेटर इज वर्थ ₹700। आपने कहा नहीं सर 700 का तो नहीं है, हमें तो इसकी वैल्यू 600 लगती है। सो दैट 700 इज एक्चुअल प्राइस, and what you are thinking in your mind, what you are evaluating in your mind, that this calculator is not more than ₹600, that is its fair value। इसे कभी कभी इक्विलिब्रियम वैल्यू भी कह दिया जाता है। तो पेपर में अगर आपके पास ये वर्ड्स आए, फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, इक्विलिब्रियम वैल्यू, दीज आर ऑल सेम थिंग्स। The fair value is the value which should be। So fair value को हम कभी भी जब क्वेश्चन करेंगे तो इसे B0 से रिप्रेजेंट करेंगे, B0। Is it clear? So what is the fair value of any financial asset? जो भी उससे आपको फ्यूचर में कैश फ्लोज मिलने वाले हैं, जो भी फ्यूचर में कैश फ्लोज उस पर्टिकुलर एसेट से आपको मिलने वाले हैं, आप उसकी आज दैट इज टुडे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। सवाल ये उठता है कि सर प्रेजेंट वैल्यू के लिए तो सर आपने बताया था कि हम डिस्काउंट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं आर से। यहां मैं आर नहीं बोल रहा हूं, यहां मैं क्या बोल रहा हूं? यहां मैं बोल रहा हूं रिक्वायर्ड रेट, डिस्काउंट रेट, डिजायर्ड रेट, यील्ड टू मैच्योरिटी, ये सब चीजें बोल रहा हूं। अब ये सब चीजें क्या हुई?
अगर मैं बॉन्ड की बात करता हूँ, आप सब पढ़ कर आए हैं, तो बॉन्ड के लिए रिक्वायर्ड रेट होता था केडी। अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स की बात करता हूँ या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करता हूँ, देन इट यूज टू बी केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये सब आपने इंटर लेवल पे पढ़ा हुआ है। अगर मैं इक्विटी शेयर्स की बात करता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करता हूँ, तो केई। तो हम किस से डिस्काउंट करेंगे? जो रिक्वायर्ड रेट है। और रिक्वायर्ड रेट क्या होता है? जो मुझे रिटर्न कम से कम चाहिए एज एन इन्वेस्टर। इसमें मैं डिटेल पे आऊंगा, बट इतना तो हम पढ़ कर आए हैं इंटर लेवल पे कि रिक्वायर्ड रेट मतलब जो मुझे चाहिए। समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेंचमार्क रेट। तो बहुत सारे नाम हैं। आपको क्वेश्चन बोलेगा बेंचमार्क रेट, रिक्वायर्ड रेट, डिजायर्ड रेट, यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी ऑलमोस्ट यही होता है, बट मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगा। दीज आर ऑल सिनोनिम्स। सो आपको जो भी फाइनेंशियल एसेट से कैश फ्लोज मिलेंगे, उसकी आज अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालें और उसके लिए डिस्काउंट करें, किस रेट से? रिक्वायर्ड रेट से। और हर फाइनेंशियल एसेट का अपना रिक्वायर्ड रेट होगा। दैट इज कॉल्ड केडी इन केस ऑफ बॉन्ड्स, केपी इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, KE in case of equity shares. But today we are talking about KD only because bond is very much a debt instrument. So I am calling it as KD. Okay. So I hope this must be very clear to you कि bond की क्या वैल्यू होती है? बॉन्ड की फेयर वैल्यू होती है जो भी उससे फ्यूचर में कैश फ्लोज आपको मिलने वाले हैं। दैट इज द फेयर वैल्यू ऑफ एनी फाइनेंशियल एसेट। नाउ fair value of bond। अब हम सिर्फ बॉन्ड की बात कर रहे हैं। Let us guess, give us basic number 5. These are basics. You can call them as concepts, you can call them as logic, जिस तरह से भी आप चाहें। B5 लिखें, लॉजिक नंबर 5 में लिखें, कॉन्सेप्ट नंबर 5 में लिखें, इट इज योर विश। ये B5 बिल्कुल वही है जो भी हमने ऊपर पढ़ा, बट अब मैं बड़ा स्पेसिफिक हो गया हूँ कि सर फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होती है। देखिए फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होती है। अब पहले है रिडीमेबल बॉन्ड। रिडीमेबल बॉन्ड के केस में क्या होगा? B0 एज आई टोल्ड यू, इट इज व्हाट? फेयर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। क्या मिलेगा भाई मुझे C मिलेगा। C मतलब कूपन रेट, या फिर आप इसे I भी बोल सकते हैं, जो भी बोले। C कूपन रेट, या कूपन मतलब इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के एंड में मिलेगा। डिस्काउंट कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं फर्स्ट ईयर की। आपको याद होगा प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + R इज पर एन। यहाँ R को हमने बोल दिया रिक्वायर्ड रेट। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एंड ये तो सेम ही रहेगा और ये चलता रहेगा कब तक? लास्ट ईयर तक। लास्ट ईयर में क्या मिलने वाला है आपको? कूपन इंटरेस्ट रेट और रिडम्पशन प्राइस। रिडम्पशन प्राइस मतलब जितना अमाउंट आपको रीपे होगा, डिवाइडेड बाय 1 + KD raised power n, मतलब years to maturity. N is years to maturity. So what is KD here? KD is required rate. What is C/I? It is interest on one bond. What is RP? What is RP? RP is redemption price of one debenture.
and B0 as I told you it is a fair value. This is for redeemable bond. किसी भी redeemable bond का आपको fair value निकालना होगा तो जो उसके cash flows हैं उसकी present value निकाल लो required rate of return से. Is it clear to everybody? थोड़ा और आगे चलते हैं. ये मैंने redeemable bonds की बात करी है. अब मैं आपसे बात कर रहा हूं irredeemable bonds. Fair value of irredeemable bonds which are going to be not redeemed. मतलब यहाँ n infinity था. आपको बता दूं जो अभी हमने पढ़ा वहाँ पर there was n also. N was years to maturity. N was years to maturity. मतलब बॉन्ड्स कितने सालों बाद रिडीम होंगे. Is it clear everybody? But अब मैं जो बात कर रहा हूं irredeemable bonds के लिए, here the n is not defined. ये not defined है. This is infinity. आप बताइए यहाँ पर आप B0 कैसे निकालेंगे? How will you compute B0? कैसे निकालेंगे B0? भाई आपने कहा सर it is a summation of interest but up to infinity. हर साल का कूपन या इंटरेस्ट 1 प्लस KD और इस पावर क्या I1 होगा, फिर 2 होगा, दिस इज I1 टू इन्फिनिटी. तो ये तो चलता ही जाएगा, इनफाइनाइट है. मतलब क्या हुआ मेरे कहने का मतलब हुआ फर्स्ट ईयर मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, सेकेंड ईयर मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, and this will continue till infinite. आपको याद होगा मैंने बहुत अच्छे से बताया था, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था. क्या बताया था कि ऐसी सिचुएशन में B0 क्या होता है? एन्युटी. आई टोल्ड यू इट वाज एन्युटी, जो आपको हर साल मिलेगा. एन्युटी अपॉन R. कुछ याद आ रहा है? यहां पर एन्युटी क्या है? इंटरेस्ट. व्हाट इज एन्युटी? इंटरेस्ट. और आर क्या है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज KD. सो व्हाट इज B0 इन केस ऑफ इरिडेबल बॉन्ड? I अपॉन KD. कुछ याद आ रहा है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था GP. तो मैंने कहा था उस केस में S इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगता है A अपॉन 1 माइनस R. तो उस सिचुएशन में मैंने आपको बताया था वहाँ पर हमारे पास सब कुछ डिराइव करने के बाद फॉर्मूला निकला था एन्युटी अपॉन R. यहाँ एन्युटी क्या है? यहाँ पर एन्युटी है I और R क्या है? KD. सो व्हाट इज द आंसर? B0 इज इक्वल टू I अपॉन KD. दैट इज द फेयर वैल्यू ऑफ irredeemable bond. I hope this must be very clear to all of you. अब हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा B5, how to compute the fair value of the bond, which is also called as intrinsic value or sometimes it is also called as equilibrium value. Now, coming to next topic, which I'll name it as basics number 6 or you may call it as concept number 6. ये आपकी इच्छा है, जैसे आप चाहें. Basic number 6, concept number 6. Now, or you may call it as logic number 6. ये आप जैसा चूज चाहें कर सकते हैं. Now, how to evaluate whether a bond is undervalued or
ओवर वैल्यूड। आप कैसे कहेंगे कि कोई बॉन्ड सस्ता है या फिर ओवर वैल्यूड, यानी कि महंगा है, कैसे कहेंगे? देखिए, अगर एक्चुअल प्राइस ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू B0 एंड B0 हियर वाज फेयर प्राइस, जो आपने ऊपर अभी निकालना सीखा, तो बॉन्ड इज फेयरली वैल्यूड, बॉन्ड इज फेयरली वैल्यूड। अगर एक्चुअल प्राइस B0 से ज्यादा है, मतलब फेयर प्राइस से ज्यादा है, मतलब जो वैल्यू उसकी होनी चाहिए आप उससे ज्यादा महंगा बेच रहे हैं, सो इन दैट केस बॉन्ड इज ओवर वैल्यूड, महंगा है। मतलब आपने फेयर वैल्यू निकाली 600 रुपये, एक्चुअल प्राइस है 700 रुपये, अब आप 600 वाली चीज 700 में क्यों लेंगे? अगर एक्चुअल प्राइस फेयर प्राइस से कम है, देन इन दैट केस बॉन्ड इज अंडर वैल्यूड। रिवर्स, ये 600 है और ये 700 है, 700 की चीज 600 में मिल रही है। अब एज एन इन्वेस्टर आपका एक्शन क्या होना चाहिए? अगर मैं कहता हूं ये फेयरली वैल्यूड है, फेयरली वैल्यूड, तो अगर किसी के पास पड़ा हुआ है ये बॉन्ड तो वो होल्ड करे, क्योंकि जो प्राइस होना चाहिए वही है। मतलब यू विल बी, और यू मे कॉल, यू आर गोइंग टू बी इनडिफरेंट। आप एज एन इन्वेस्टर क्या होंगे? इनडिफरेंट होंगे, क्योंकि आपको पता है 600 की चीज 600 में मिल रही है। मतलब यू आर गेटिंग अ बॉन्ड फॉर 600 जिसकी फेयर वैल्यू भी क्या है? 600। बट इफ द बॉन्ड इज अवेलेबल फॉर ₹700 एंड उसकी फेयर वैल्यू 600 है, तो उस केस में ओवर वैल्यूड है। अगर किसी के पास पड़ा है, somebody is holding it, तो भैया चुपचाप बॉन्ड को बेच दीजिए। क्यों बेच दीजिए? क्योंकि 600 वाली चीज 700 में बिक रही है, ओवर वैल्यूड है। अगर आपके पास पड़ा तो बेच दीजिए, और जिसके पास नहीं पड़ा है डोंट बाय, डोंट बाय। महंगा क्यों खरीद रहे हो भाई? अगर बॉन्ड 700 रुपए की फेयर वैल्यू का है और उसकी वैल्यू मार्केट में 600 रुपए है, तो बाय, यू बाय, यू शुड बाय। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिसके पास नहीं पड़ा है वो उसे क्या करें? बाय कर दे, और जिसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो भाई वो होल्ड करे। देखिए, आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मार्केट प्राइस इज गवर्न्ड बाय मेनी अदर फैक्टर्स। मैं तो आपको बताया, फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड किस पे डिपेंड करेगा? उसके इंटरेस्ट पे और कॉस्ट ऑफ डेट पे, यानी कि केडी पे। बट मार्केट प्राइस इज ड्रिवन बाय सो मेनी फैक्टर्स, देर आर n number of factors. There could be political factors, there could be economic factors, there could be policy of RBI which actually is going to affect the price of the bond. These are the factors which we don't consider while computing the price of the bond. हम ये factors कभी consider नहीं करते। तो actual price और fair price में difference हमेशा रहेगा। But let me tell you, in the long run or say in the coming time, this gap will get reduced. Example देखिए, अभी आपने कहा सर ये वाला जो बॉन्ड है ना, आपने बताया ये महंगा है। अब जब महंगी वाली चीज़ होगी
तो आप क्या करेंगे, जिसके पास है वो बेचना शुरू करेगा, तो जब बेचेगा तो सप्लाई प्रेशर आएगा, तो होगा क्या, सप्लाई प्रेशर आने से ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू 700 वाली वैल्यू, ये 700 वाली वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी, और तब तक कम होती जाएगी जब तक ये किसके इक्वल ना आ जाए, 600 रुपये। यहाँ आपने कहा सर हम बॉन्ड खरीदना शुरू करेंगे क्योंकि ये फेयर वैल्यू से कम है। इन दैट केस देयर विल बी डिमांड emerging, and when the demand will emerge, the price of the bond is going to rise, and it will rise unless it becomes to fair value of the bond. So what I'm telling you is that actual price और fair price में difference रहता है, but धीरे धीरे वो restore हो जाता है, वो जो gap है वो restore हो जाता है. So I hope this must be very very clear to all of you कि हम fair value निकालते क्यों हैं. fair value निकालने का purpose है उसको कंपेयर करना है एक्चुअल प्राइस से. अगर कोई चीज़ एक्चुअल प्राइस से, अगर एक्चुअल प्राइस फेयर वैल्यू से कम है तो उसका मतलब वो अंडर वैल्यूड है. तो वो क्या है, अंडर वैल्यूड है. ये देखिए फेयर वैल्यू से कम है, ये फेयर वैल्यू से ज़्यादा है. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो हमने अभी तक 6 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए. नाउ बेसिक्स नंबर 7. देखिए, व्हाट इज होल्डिंग पीरियड रिटर्न? होल्डिंग पीरियड रिटर्न, दिस इज वेरी सिंपल मैथमेटिक्स. मान लीजिए परचेज प्राइस बॉन्ड का एग्जाम्पल है, परचेज प्राइस of one bond.